नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की बात में। पश्चिम बंगाल में 152 सीटों पर इलेक्शन कैंपेन अब आखिरी चरण में है। कल शाम 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फर्स्ट फेज की वोटिंग के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। आखिर वक्त में राजनीतिक पार्टियां भी पूरी ताकत लगा रही हैं। आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की रैलियां हुई, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की पूरी फौज आज मैदान में थी। राजनाथ सिंह, नितिन नवीन, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और हेमंता बिस्वा शर्मा समेत तमाम नेताओं की रैलियां और रूट शो हुए। ममता बनर्जी ने आज इल्जाम लगाया कि बीजेपी दूसरे राज्यों से नेताओं के साथ साथ फर्जी वोटर्स भी ला रही है। इलेक्शन कमीशन भी सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को ही परेशान कर रहा है। सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ किया जा रहा है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होगा। बंगाल की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ममता कितना भी दुष्प्रचार कर ले, लेकिन बंगाल के लोग अब ममता की बातों में आने वाले नहीं हैं। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि बंगाल में बीजेपी की जीत तय है। हो सकता है बीजेपी को 2/3 बहुमत मिले। हेमंता ने भी कहा कि अब बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार खत्म होने वाला है, घुसपैठियों की शामत आने वाली है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच जमकर जुबानी जंग हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहे योगी आदित्यनाथ। योगी ने वेस्ट मिदनापुर में, पिंगला और गढ़बेता में जनसभाएं की। अपनी रैलियों के दौरान योगी का फोकस बिल्कुल क्लियर था, हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन। पिंगला की रैली में योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य में आने की खुली छूट देकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो गाय का कटना और हिंदू वोटों का बंटना दोनों बंद हो जाएंगे। टीएमसी तुष्टीकरण के नाते गौ हत्या को रोक नहीं सकती, तस्करी को रोक नहीं सकती, माफिया पे लगाम नहीं कस सकती। ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपने देखा होगा कैसे ये सरकार बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग की कार्रवाई को रोक रही है। आपने 2022 में देखा होगा कैसे टीएमसी के गुंडों ने जनजातीय समुदाय पर अत्याचार किया था, और इस सब के बावजूद पिछले 15 वर्षों में ममता दीदी के नेतृत्व में जिस प्रकार की अराजकता, गुंडागिर्दी, माफियागिरी आज बंगाल की धरती पर देखने को मिल रहा है। ममता दीदी कहती है कि अब खेला हो भी, और मैं तो उनसे कहना चाहता हूं 15 साल बहुत हुए, अब खेला बंद होगा और विकास शुरू होगा। हमें इस बात को तय करना होगा, बंगाल की धरती पर गौ माता को कटने नहीं देंगे और बंगाल की धरा पर हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को दंगे, करप्शन और माफिया का दौर बताया। योगी ने कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ तुष्टीकरण में यकीन रखती हैं, इसलिए उन्हें जय श्री राम का नारा भी बुरा लगता है। ममता के राज में गरीबों की जमीनों पर कब्जे हुए, गरीबों के हक का पैसा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने हड़पा। यह सब तभी बंद होगा जब बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी। 15 वर्षों में टीएमसी ने जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था, उस ग्रोथ इंजन को इन्होंने कंगाल बना करके रख दिया है। आज बंगाल बेहाल है। पिछले 15 वर्षों में 7,000 से अधिक बड़े उद्योग बंद हुए हैं। बंगाल में एमएसएमई यूनिट 18,000 से अधिक बंद हुए हैं। 30 लाख से अधिक नौजवान बेरोजगार हुआ है। अन्नदाता किसान को उसकी उपज का दाम नहीं मिल रहा है। आलू उत्पादन करने वाला किसान बेहाल है। चावल की में लगातार गिरावट है। मछली उत्पादन में भी लगातार गिरावट है। ये बंगाल की वर्तमान की बदहाल स्थिति वर्तमान में, नौजवान परेशान, अन्नदाता किसान हताश और निराश है। उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं।
और टीएमसी की सरकार तुष्टीकरण में लगी हुई है। यहां सैंड माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया, कैटल माफिया हावी होकर के बंगाल को चूस रहा है। बंगाल की धरा पर कोई भी पर्व और त्योहार होता है, ममता दीदी को तो जय श्री राम के नारे से चिढ़ है, चिढ़। वो दुर्गा पूजा नहीं करने देती, दुर्गा मूर्ति विसर्जन के जुलूस को प्रतिबंधित करती है। उपद्रव, उत्सव के पहले उपद्रव हो जाता है, शोभा यात्रा पर पथराव होता है। न बेटी सुरक्षित है, न व्यापारी सुरक्षित है। और मैं इसीलिए आप सबसे कहने के लिए आया हूं, ये जो दंगाई हैं, ये जो गौकसी करने वाले हैं, वनवासियों की और जनजातियों की संपत्ति को हड़पने वाले हैं, अनुसूचित जाति पर अत्याचार करने वाले टीएमसी के गुंडे हैं, इनका उपचार केवल डबल इंजन की भाजपा सरकार हो सकती है, डबल इंजन की भाजपा सरकार। चूंकि बंगाल के वेस्ट मिदनापुर जिले में आदिवासियों की अच्छी खासी आबादी है, इसलिए योगी ने इस इलाके में दलितों और आदिवासियों का मुद्दा उठाया। योगी ने कहा कि ममता बनर्जी को दलितों आदिवासियों से नफरत है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक का अपमान किया और अब जनता टीएमसी को इसका जवाब देगी। पहली बार हुआ है जब जनजातीय एक महिला को भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर भारत के राष्ट्रपति के रूप में मोदी जी के कारण आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है उस पद पर बैठने का। कांग्रेस ने, टीएमसी ने, इंडी गठबंधन ने भारत के अंदर 60 वर्ष से अधिक समय तक शासन किया, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में इनके पास कोई भी इनके पास अपना कोई एजेंडा नहीं था। इन लोगों ने जनजाति के बारे में, अनुसूचित जाति के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन ये लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। ये लोग राष्ट्रपति के बंगाल आगमन के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं। भारत की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। ममता बनर्जी को भी अंदाजा है कि बीजेपी हिंदुओं का वोट पोलराइज करना चाहती है, इसलिए ममता का फोकस एंटी बीजेपी वोट को एकजुट करने पर है। खासतौर पर वो मुसलमानों को यह यकीन दिलाना चाहती हैं कि अकेली वही हैं जो बीजेपी को रोक सकती हैं। इसलिए ममता बनर्जी अपनी हर रैली में लोगों से कहती हैं कि दूसरे उम्मीदवारों की तरफ मत देखो। निर्दलीय उम्मीदवार वोट काटने के लिए बीजेपी से पैसे लेकर मैदान में उतरे हैं। बीरभूम में हुमायूं कबीर का नाम लिए बगैर ममता ने कहा कि जो लोग मुसलमानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं, कौम के गद्दार हैं। ममता ने जनता से अपील की कि ऐसे गद्दारों को ठीक से सबक सिखाएं। আমি আপনাদের সকলকে বলবো এবারের ইলেকশনটা একটু গুরুত্বভাবে দেখুন। এখানে আমি শুনেছি কেউ কেউ টাকা নিয়ে বিজেপির কাছ থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট দাঁড়িয়েছে। মনে রাখবেন, যুদ্ধে ধর্মকে বিক্রি করা যায় না, জাতিকেও বিক্রি করা যায় না। কেউ তার নিজের পকেটে টাকা নেবে বলে পার্টিকে বিক্রি করবে, ধর্মকে বিক্রি করবে, জাতিকে বিক্রি করবে। নির্দলের কোনো জাত নেই, যার কোনো দল নেই, সেটা হচ্ছে নির্দল। আমার ওখানেও মালদা মুর্শিদাবাদ থেকে লড়তে পাঠিয়েছে এই গদ্দাররা। যারা কমিউনিটির সাথে বিক্রি করে তাদের কোনোদিনও ক্ষমা করবেন না। আগামী দিনও হবে। আজকের লড়াইটা বিজেপির বিরুদ্ধে। গত দুদিন আগে লোকসভায় বিজেপিকে আমরা পরাস্ত করেছি। এবারেও মনে রাখবেন, এই 26-এই বাংলা জিতে দিল্লি থেকে বিজেপিকে হাঁটাবো। এটা আমাদের অঙ্গীকার, এটা আমাদের শপথ, এটা আমাদের প্রতিশ্রুতি। ममता बनर्जी ने कहा कि युद्ध में जाति धर्म कुछ नहीं चलता,
जो लोग लड़ाई के दौरान जाति धर्म को बेचते हैं उन्हें समाज कभी माफ नहीं करता। उन्होंने जनता से अपील की कि वो भी ऐसे लोगों को माफ ना करें। असल में ममता का इशारा अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हुमायूं कबीर की तरफ था, जो पहले टीएमसी में ही थे। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि इस बार चुनाव में बीजेपी से सीधी लड़ाई है। जिस तरह लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पर विपक्ष ने बीजेपी को हराया, उसी तरह विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को सबक सिखाएंगे। चूंकि बंगाल के पहले राउंड की ज्यादातर सीटें नॉर्थ बंगाल में हैं, जो असम के बहुत करीब है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बंगाल के इस हिस्से का असम से एक नजदीकी संबंध रहा है। इसलिए नॉर्थ बंगाल में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार प्रचार कर रहे हैं। आज हेमंता ने सिलीगुड़ी में एक रैली की और वहां उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग समझ चुके हैं कि ममता बनर्जी को मुगलों से प्रेम है, हिंदुओं से नफरत है, और इसलिए इस बार बंगाल के हिंदू ममता के चक्कर में नहीं फंसेंगे। 200 से भी ज्यादा सीट लेके आएगा। हाँ ठीक है, 200 सीट से भी ज्यादा सीट मिलेगा इस बार। ममता दीदी बाबर, हुमायूं और औरंगजेब को प्यार करते हैं, प्रभु श्री राम को नफरत करते हैं। बस इसीलिए मदरसा होते हैं, लेकिन हमारा जो देश का संस्कृति है इसको बसाने का कुछ काम नहीं होते हैं। ममता दी जिसका नाम काटा है, जिसका पेट में भोग है, वही नहीं आ रहा है, तो ममता दी क्यों आ रहा है? तो एसआईआर का विरोध बांग्लादेश में होना चाहिए, एसआईआर का विरोध पश्चिम बांग्ला में होना नहीं चाहिए। हालांकि ममता बनर्जी ने न तो योगी के इल्जाम का जवाब दिया, न हेमंता के आरोप का। बीरभूम की रैली में ममता बनर्जी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया। कल चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने झारग्राम में एक दुकान पर जाकर झालमुड़ी खाई थी। आज ममता बनर्जी ने मोदी के झालमुड़ी खाने को चुनावी नौटंकी बताया। कहा कि एसपीजी ने उस दुकान पर कैमरा और माइक पहले से फिट कर दिया था जहां पर मोदी गए। ममता ने कहा कि मोदी तो बहरूपियां हैं, चुनाव आने पर तरह तरह के रूप बदलते हैं। কালকে মাইক পিট করে দোকানে ঝালমুড়ি এসপিজিকে দিয়ে তৈরি করিয়ে 10 টাকা কখনো পকেটে থাকে ওনার? কত নাটক! নির্বাচনের সময় গুহাতে গিয়ে বসে থাকেন, কখনো নির্বাচনের সময় বলে আমি চায়ওয়ালা, 10 টাকা বের করে ঝালমুড়ি খাচ্ছে। বুঝুন, সেই ঝালমুড়িটাও নিজেদেরই তৈরি করা। আর যদি তৈরি করা না হবে তাহলে দোকানে ক্যামেরা ফিট আগের থেকে ছিল কি করে? জিজ্ঞাসা করুন। সব নাটক মানুষ বোঝে না। যেখানে মিটিং করে রেলে করে লোক নিয়ে আসে, বাইরে থেকে লোক নিয়ে আসে, নিয়ে এসে মিছিল মিটিং করে। কোনো একটা এজেন্ট দেওয়ার ক্ষমতা নেই, বাইরের এজেন্সিকে দিয়ে আর ভাবছে প্রশাসনকে চাপ দিয়ে। এখন যেহেতু ইলেকশন, মনে রাখবেন আগামী 3 সপ্তাহ বাদে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারই আসছে এবং তারাই আসবে। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी हर चुनाव में नई नौटंकी करते हैं। चुनाव होता है तो जाकर गुफा में बैठ जाते हैं, तपस्या करने का नाटक करते हैं, वोट लेने के लिए खुद को चाय वाला बताते हैं, मीटिंग में बाहर से ला कर भीड़ जुटाते हैं, बाहरी एजेंसियों से विपक्षी दलों पर दबाव बनाते हैं। हालांकि ममता ने यह भी कहा कि 4 मई को बीजेपी का सारा नाटक फेल हो जाएगा, तृणमूल कांग्रेस फिर सत्ता में आएगी। बंगाल में फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले आज ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा झटका भी लगा। टीएमसी की इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाने वाली कंपनी आईपैक ने बंगाल में कामकाज बंद कर दिया। कोलकाता में आईपैक के दफ्तर पर ताला लग गया है। कंपनी की तरफ से कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में कहा गया है कि फिलहाल बंगाल में कंपनी अपना काम बंद कर रही है। कोलकाता की गोदरेज वाटरसाइड बिल्डिंग में जहां पर आईपैक का दफ्तर है, वहां आज कोई एम्प्लॉय नहीं आया। कंपनी ने सबको 20 दिन की छुट्टी पर भेज दिया है और उनसे कहा है कि अब 11 मई के बाद आगे के कदम के बारे में फैसला किया जाएगा। दरअसल आईपैक के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगातार एक्शन ले रहा है। आईपैक के फाउंडर ऋषिराज सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उनसे पॉलिटिकल पार्टी से हवाला के जरिए किए गए ट्रांजैक्शन को लेकर पूछताछ की जानी है। इससे पहले भी आईपैक के कई अधिकारियों से पूछताछ हो चुकी है। 13 अप्रैल को आईपैक के डायरेक्टर दिनेश चंदेल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। इन दोनों को आज रिमांड पूरी होने के बाद कोर्ट ने जेल भेज दिया।
हालांकि टीएमसी ने कहा है कि आईपैक अपना काम कर रही है। दफ्तर पर तालाबंदी से टीएमसी के चुनाव अभियान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टीएमसी लीडर शशि पांजा ने कहा कि जिस तरह बीजेपी ने एजेंसियों को आईपैक के पीछे लगाया, उससे साफ है कि बीजेपी के पास सियासी बदले के अलावा बंगाल की प्रगति का कोई एजेंडा नहीं है। देखिए, हम लोग कल भी बोले थे कि आईपैक हम लोग का पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, काम एकदम बेफिक्र रहिए, अच्छी तरीके से चल रहा है। जो काम उनका है, जो मैंडेट है पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए जो वो काम करते हैं, वो सब कुछ चल रहा है। इतने सारी एजेंसियां केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी आपने छोड़ दी क्योंकि बंगाल का निर्वाचन है। चलो बंगाल के हर टीएमसी के पीछे लगे रहो, हैरानी परेशानी। ये एक एजेंसी के पीछे भी आप पड़ गए। राजनीतिक उद्देश्य दिखता हुआ एक हारा हुआ बीजेपी, खोया हुआ बीजेपी, जिसकी कोई दिशा नहीं है, जिसकी कोई पॉलिटिक्स नहीं है, जिसके बंगाल के विकास के लिए कोई एजेंडा नहीं है। यही तो दिख रहा है। बंगाल को बदनाम करो और बंगाल के वोटरों को एसआईआर द्वारा वोट अधिकार छीनो। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बंगाल में थे। खड़गे ने नॉर्थ बंगाल के कूच बिहार, अलीपुरद्वार और सिलीगुड़ी में सभाएं की। वैसे तो बंगाल में कांग्रेस ममता सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, लेकिन संविधान संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और टीएमसी के बीच काफी तालमेल दिखा था। इसका असर आज मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में भी नजर आया। खड़गे ने ममता बनर्जी पर तो डायरेक्ट अटैक नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला बोला। खड़गे ने कहा कि चुनाव आते ही मोदी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी भूलकर चुनाव प्रचार में लग जाते हैं। जिस भी राज्य में चुनाव होता है वहीं डेरा डाल लेते हैं और फिर लोगों को आपस में लड़ाकर वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। मोदी जी ने यहाँ तो टेंट मारा है, यहीं पर शायद वो बसने वाले हैं शायद, क्योंकि इतने दिन से वेस्ट बंगाल में घूम रहे हैं, अपने सरकार के कामकाजों को छोड़ के देश के हित में जो काम करना और इनके लिए जो काम जनता ने सौंपा गया वो काम छोड़कर इन्हों असेंबली इलेक्शन में हर जगह घूमते फिर रहे। वो हर जगह घूम रहे, हर जगह डिस्टर्ब कर रहे, शांति भंग कर रहे और लोगों में तनाव फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगा रहे हैं। कहीं महिला वर्सेस पुरुष, कहीं हिंदू वर्सेस मुसलमान, कहीं क्रिश्चियन। क्या मोदी जी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री रहना चाहते हैं? अरे बाबा, आपको तो जनता चुन के भेजी है। अगर हमको 25 सीट और मिल जाते देश में तो मोदी साहब यहां से उनकी तख्ता पलट जाती थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बंगाल में थे। राजनाथ सिंह ने बीरभूम जिले की नानूर और सैंथिया सीटों पर चुनाव प्रचार किया। सैंथिया में रोड शो करने के बाद राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के राज में बंगाल बदहाल हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के करप्शन का खामियाजा बंगाल की जनता भुगत रही है, इसलिए इस बार बंगाल में ममता बनर्जी का जाना तय। पूरे पश्चिम बंगाल में है दहशत, जुल्म और अत्याचार का एक माहौल लगातार 15 वर्षों तक रहा, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने बराबर टीएमसी को 3-3 बार का मौका दिया। 15 वर्षों का समय, मैं समझता हूं किसी राज्य के विकास के लिए 15 वर्षों का समय यह कम नहीं होता है। देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों ने केवल 5-8 वर्षों के अंदर ही अपने राज्य का विकास तेजी के साथ किया है। पहले इस पश्चिमी बंगाल का कंट्रीब्यूशन, योगदान, जो देश की अर्थव्यवस्था में जो 10% हुआ करता था, टीएमसी के आने के बाद वो घटकर 5% तक पहुंच गया है। ऐसे हालात हो गए हैं। लोग यहाँ भय और दहशत के माहौल में अपनी किसी तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। इस बार पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्लियर मेजॉरिटी के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। नंबर ऑफ सीट्स के बारे में मैं फोरकास्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि क्लियर मेजॉरिटी हासिल होगी भारतीय जनता पार्टी को, और इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव आयोग और जांच एजेंसियों की मदद से बंगाल का चुनाव लड़ रही है।
ममता सरकार की मंत्री शशि पांजा ने कहा कि जिस तरह चुनाव का ऐलान होते ही इलेक्शन कमीशन ने सैकड़ों अफसरों को ट्रांसफर किया, कैंपेन में सिर्फ ममता और अभिषेक बनर्जी की गाड़ियां चेक हो रही हैं, उससे ही साफ है कि चुनाव आयोग का बीजेपी के साथ अलायंस है। 500 से बेसी ऑफिसर्स आईएएस आईपीएस का बंगाल के निर्वाचन चलते वक्त इस समय ट्रांसफर किया गया। एक ऐसा माहौल तैयार किया कि पूरा सेना यहाँ उतर गई और इन सबों के पीछे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक उद्देश्य है। तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट के गाड़ियों को सर्च किया जाएगा, ममता दीदी के गाड़ी सर्च होगा, अभिषेक बंदोपाध्याय गाड़ी सर्च होगा, परिवार के सदस्यों का गाड़ी सर्च होगा, विभिन्न पुलिसों को भी हैरेसमेंट। अब कोई नजदीक का और दूर वाला बात नहीं है। बंगाल में इस बार एक वोट के लिए कड़ा मुकाबला है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों पार्टियां ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं कि उनके सपोर्टर्स वोटिंग के दिन को पोलिंग बूथ तक पहुंचें। मजे की बात यह है कि सोशल मीडिया पर फैली अफवाह राजनीतिक दलों के इस काम को आसान बना रही है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैली है कि जो लोग इस बार वोट नहीं डालेंगे उनके नाम वोटर लिस्ट से कट जाएंगे। इसके बाद उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा मिलना बंद हो जाएगा और अगली बार जब SIR होगा तो उनके बच्चों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएंगे। इस तरह की अफवाहों का असर ये हो रहा है कि जो लोग दूसरे राज्यों में काम करते हैं, मेहनत मजदूरी के लिए गए हुए हैं, वो अपना काम धाम छोड़कर बंगाल पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। देश भर से बंगाल जाने वाले ट्रेन्स में जगह नहीं मिल रही है, सीटें फुल हैं। दिल्ली, मुंबई, यूपी, पंजाब, गुजरात से लेकर तमिलनाडु और केरल तक ज़्यादातर राज्यों में काम कर रहे लोग बड़ी तादाद में वोटिंग के लिए बंगाल वापस आ रहे हैं। ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है तो फिर लोग बसों से जा रहे हैं। नॉर्मल किराए से ज़्यादा पैसा देकर भी किसी तरह बस बंगाल में अपने घर पहुंचना चाहते हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार में हज़ारों लोग वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं। इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष भट्टाचार्य को कोलकाता के कुछ मजदूर मिले जो तमिलनाडु और केरल से आए थे। कोलकाता से मुर्शिदाबाद और फिर मालदा जा रहे थे। मनीष ने लोगों से बात की। ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि वोट कटने के डर से वो वापस आए हैं, वरना हज़ारों रुपए खर्च करके मजदूरी का नुकसान करके यहाँ आने का कोई मतलब नहीं था। कोई बोलता है पापा को तेरा 2002 का लिस्ट जब ढूंढता है तुम्हारा भी ढूंढेगा, 2026 का भी ढूंढेगा, तुम्हारा बच्चा का दिक्कत होगा, इसलिए यार वोट कट जाएगा। उसीलिए मोबाइल में देखता हूँ ना, और हमारा गांव में बोलता है कि वोट कट जाएगा। 2-3 बार FIR भी किया है, फिर भी डिलीट आ गया। हाँ, डिलीट हो गया, लेकिन फिर ऑनलाइन किया। अब देखेंगे क्या होता है। डर लग रहा है। क्यों डर क्यों लग रहा है? सब बता रहे हैं ना, वोट कट जाएगा, ऐसा कट जाएगा। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर जीतेगा क्या? नहीं, वोट नहीं देगा तो अगर नाम हट जाएगा तो फिर रहने नहीं चाहिए हम लोग। अच्छा, ये किसने कहा कि वोट नहीं देंगे तो नाम हट जाएगा? वो हम लोग का थोड़ा मजबूरी है ना, कमजोरी है ना, हम लोग गरीब आदमी है, इसीलिए वो सोच के हम लोग चलाया। दूसरे राज्यों से जो लोग वोट डालने के लिए बंगाल पहुंचे हैं उनमें से ज्यादातर मुसलमान हैं और सब के सब ममता बनर्जी के वोटर हैं। आज मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर जब इंडिया टीवी के संवाददाता राजेश कुमार ने कुछ ऐसे लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि मेहनत मजदूरी करके परिवार का खर्च चलाते हैं, कमाई के लिए ही घर छोड़ा था, लेकिन अब लग रहा है कि अगर वोट नहीं डाला तो मुसीबतें बढ़ जाएंगी। इन लोगों ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी ने अच्छा काम किया है और बीजेपी पर उन्हें भरोसा नहीं है, इसीलिए बंगाल के लिए तो ममता बनर्जी की सरकार ही बढ़िया है। वोट देने जा रहे हैं, खास करके वोट देने जा रहे हैं। आपको कौन चाहिए वहाँ पे? ममता बनर्जी। इलेक्शन की वजह से जा रहा हूँ सर। क्यों इलेक्शन की वजह से? मतलब वोट देना जरूरी मानते हैं? हाँ, वोट, अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करना जरूरी मानते हैं? हाँ, जरूरी है। जरूरी है। बहुत लोग में ऐसा डर है कि नहीं गए तो नाम कट जाएगा वोटर लिस्ट, ऐसा भी है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कौन जीत रहा है चुनाव वहाँ पे? वहाँ पे तो अपना ममता दीदी का ज्यादा। वहाँ वोट देने जाना मतलब क्यों जरूरी आपको लगता है कि नहीं जाके वोट देना ही? अरे बोलता है तो भागा देगा, बोलता है, इसके लिए तो जा रहा है ना। भगा देगा? कहाँ से भगा देगा? मेरा गांव से दूसरा गांव नहीं, नाम काट देगा, वो गांव में नहीं रखेगा, ऐसा बोल रहा है ना। ऐसा डर है आपके दिमाग में? ये लोग बीजेपी को रोकने के लिए
अपने वोट कटने के डर से बंगाल वापस जा रहे हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत से बंगाली हैं जो विदेशों में बसे हैं। वो अपना पैसा खर्च के दूसरे देशों से सिर्फ वोट डालने के लिए बंगाल लौटे हैं। इन पढ़े लिखे लोगों का कहना है कि बंगाल में न नौकरी है, न उद्योग, न धंधा। पहले लेफ्ट पार्टीज ने परेशान होकर लोगों ने ममता को सत्ता दी। अब 15 साल में ममता ने भी कुछ नहीं किया। वोट डालने बंगाल पहुंचे एनआरआईज ने कहा कि बंगाल में बदलाव जरूरी है, अब बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। कोलकाता में इंडिया टीवी के संवाददाता ओंकार सरकार को 3 ऐसे एनआरआई मिले। इनमें से एक सिलिकॉन वैली अमेरिका, दूसरे ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और तीसरे बेल्जियम से सिर्फ वोट डालने के लिए बंगाल लौटे हैं। इन तीनों ने कहा कि वो चाहते हैं कि बंगाल में विकास हो, बंगाल के नौजवानों को रोजगार की तलाश में बाहर न जाना पड़े। ये काम लेफ्ट नहीं कर पाई, ये काम ममता बनर्जी नहीं कर पाई, इसलिए वो चाहते हैं कि बंगाल में अब सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। पूरा चुनाव के लिए आए हुए हम लोग, हमें लगता है कि इस बार का जो इलेक्शन है, दिस इज लाइक अ माइलस्टोन इलेक्शन बंगाल के लिए। बंगाल लास्ट 34 साल और लास्ट 15 साल, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स तक हम देखे हैं सिर्फ नीचे की तरफ जाना। एज ए बंगाली डजंट मैटर हम कहाँ पे रहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड विदाउट मूविंग एन इंच। तो हम लोग बहुत जुड़े हुए जमीन से, भारत से और बंगाल से। हमें लगता है ये हमारा लास्ट अपॉर्चुनिटी है बंगाल को बचाने के लिए, और उसको बचाने के लिए चेंज इज मस्ट। हमने देखे है बाहर हम रहते हैं, हम देखे हैं मोदी जी आने के बाद इंडियन पासपोर्ट का वैल्यू कितना बढ़ा है। भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया फ्लरिशिंग इन एवरी वे, बी इट इंडस्ट्री, जॉब, एवरीथिंग। उस जगह पे बंगाल क्यों पीछे रहेगा? ये हमारे लिए लास्ट चांस है। डेमोग्राफी तो बोलिए, बंगाल का इकोनॉमी का हाल बोलिए, बंगाल का सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल बोलिए, बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर का हाल बोलिए, इज अमंग्स द वर्स्ट इन द कंट्री। एंड हम लोग ये होने नहीं देंगे कि इससे भी बदतर होते जाए, तृणमूल और सीपीएम लूटता जाए ये स्टेट को, ये हम लोग होने नहीं देंगे। और जो बदलाव, जो चेंज, जो इम्प्रूवमेंट लाना है वो सिर्फ बीजेपी ला सकता है। इसलिए दैट्स वाई आवर स्लोगन पाल्टानो दरकार ताई बीजेपी सरकार। चुनाव के लिए आए हैं और चुनाव के सिलसिले में जो कारण है मेजर, कोई भी एक देश की 4 हिस्से होता है मेजर, जो 4, एक है समाज, दूसरी है शिक्षा, तीसरी है सुरक्षा और स्वास्थ्य। ये चारों चीजों में पिछले 35 साल की जो शासन चला लेफ्ट फ्रंट की, और उसके बाद में 15 साल की जो शासन चला, इसमें चारों चीज की दफनाया गया। वेस्ट बंगाल में पहले फेज के दौरान 16 जिलों की 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। फर्स्ट राउंड की वोटिंग बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने कुल 77 सीटें जीती थी और इनमें से 59, मतलब बीजेपी की जीती हुई 75% से ज्यादा सीटें इन्हीं पहले फेज की 152 सीटों में हैं, जिन पर 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। परसों बंगाल में पहले फेज में नॉर्थ बंगाल के कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, नॉर्थ और साउथ दिनाजपुर के अलावा मालदा में वोट डाले जाएंगे। इस इलाके में तृणमूल कांग्रेस का भी प्रदर्शन अच्छा रहा था। पिछले इलेक्शन में ममता बनर्जी की पार्टी ने कुल 215 सीटें जीती थी और उनमें से 92 सीटें इसी इलाके में थीं। इस बार जिन 152 सीटों पर पहले फेज में वोटिंग होनी है, उनमें आदिवासियों के लिए रिजर्व 15 सीटें भी हैं। पिछली बार इन 15 में से तृणमूल ने 8 और बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि SC/ST के लिए रिजर्व कुल 35 सीटों में से बीजेपी ने 22 और टीएमसी ने 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। पहले फेज की 152 में से 32 सीटें ऐसी थीं जिनमें जीत हार का अंतर 5000 वोटों से भी कम का रहा है। 17 सीटों पर जीत का मार्जिन 10,000 से कम रहा है। बीजेपी की कोशिश इस बार इसी अंतर को पाटकर अपनी सीटें बढ़ाने की है। हालांकि ममता बनर्जी ने नॉर्थ बंगाल में झटका लगने के बाद से ही वहां पर अपना जनाधार बढ़ाने का काम शुरू कर दिया था, इसलिए इस बार नॉर्थ बंगाल में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। आइए बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में परसों वोटिंग होगी और कैंपेन के लिए सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं, इसलिए आखिरी वक्त में सारे दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इलेक्शन कमीशन ने भी तैयारी कर ली है। चुनाव आयोग ने अगले 2 दिन तक तमिलनाडु में ड्राई डे का आदेश दिया है, मतलब अगले 2 दिन तक तमिलनाडु में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। कल शाम 5 बजे के बाद बाहरी लोगों को विधानसभा क्षेत्र छोड़ना होगा। चूंकि कैंपेन आखिरी दौर में है, इसलिए आज राहुल गांधी भी तमिलनाडु पहुंचे। अरविंद केजरीवाल भी स्टालिन के लिए वोट मांगने गए। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली में रैलियां की। राहुल ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर तमिल संस्कृति को खत्म करना चाहती है, दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए तमिलनाडु को चलाना चाहते हैं, इसलिए तमिलनाडु के लोगों को सावधान रहना चाहिए। राहुल गांधी ने एआईएडीएमके को करप्ट बताया और कहा कि बीजेपी ने एआईएडीएमके को अपने चंगुल में फंसा रखा है।
बीजेपी दक्षिण के राज्यों की लोकसभा सीटें कम करना चाहती है और एआईएडीएमके के नेता बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा कभी नहीं होने देगी। The BJP believes that one tradition, one language, one history should overcome all other traditions, languages and histories. It wants to rule Tamil Nadu from Delhi. And the RSS is planning, is trying to rule Tamil Nadu by proxy. The RSS hates the idea, hates the Dravidian idea. Few days ago in Parliament, the Prime Minister did a very dangerous thing. He told the country that he wants to pass a women's bill. But the real plan was to change the electoral structure of India. Hidden behind the women's bill was a delimitation bill that would change the constituencies of India. What they wanted to do was reduce the number of seats of southern states, of northeastern states, and of smaller states. राहुल गांधी कह रहे थे कि बीजेपी एक संस्कृति, एक भाषा, एक इतिहास में विश्वास करती है। वो तमिलनाडु को दिल्ली से कंट्रोल करना चाहती है। आरएसएस तमिलनाडु पर अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए शासन करना चाहता है। आरएसएस द्रविडियन सोच से नफरत करती है। पिछले दिनों संसद में प्रधानमंत्री ने देश से कहा कि वो महिला आरक्षण बिल पास करना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे असली प्लान भारत के इलेक्टोरल स्ट्रक्चर को बदलना था। राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल के पीछे डिलिमिटेशन करके वो संसद की सीटें बदलना चाहते थे। वो दक्षिणी भारत, नॉर्थ ईस्ट और छोटे राज्यों की सीटें घटाना चाहते थे। तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस का अलायंस है, लेकिन यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस के नेता डीएमके के साथ जॉइंट रैलियां नहीं कर रहे हैं, मंच पर कहीं एक साथ दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली में थे। दूसरी तरफ स्टालिन ने आज चेन्नई में प्रचार किया। स्टालिन को सपोर्ट करने आज अरविंद केजरीवाल गए हुए थे। उन्होंने स्टालिन के साथ रोड शो किया, स्टालिन को अपना भाई बताया, डीएमके को वोट देने की अपील की। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी पहले लोकल पार्टियों से अलायंस करती है, फिर उन पार्टियों को खत्म कर देती है। तमिलनाडु में बीजेपी यही करेगी। एआईएडीएमके की मदद से पैर फंसाएगी, फिर तमिलनाडु पर कब्जा करने की कोशिश करेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को एमके स्टालिन ही रोक सकते हैं। एनडीए इज नॉट, एनडीए स्टैंड्स फॉर न्यू दिल्ली अलायंस। एनडीए इज नॉट बीजेपी एंड एडीएमके, एनडीए इज ओनली बीजेपी। BJP has captured ADMK. ADMK is completely in the grip of BJP. See what has been done in Bihar. The Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar, he was Chief Minister till yesterday. Today he has been reduced to merely a Rajya Sabha member. Why? This will be done with ADMK also. ADMK will be broken into 3 parts and BJP will take over. BJP wants to capture Tamil Nadu. अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि एनडीए का मतलब है न्यू दिल्ली अलायंस। एनडीए का मतलब बीजेपी और एआईएडीएमके नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने एआईएडीएमके को कैप्चर कर लिया है, ग्रिप में ले लिया है। वो कह रहे थे कि अब बिहार में देखिए क्या हुआ, नीतीश कुमार कल तक बिहार के मुख्यमंत्री थे, अब सिर्फ राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। यही हाल एआईएडीएमके का होगा। चुनाव के बाद एआईएडीएमके 3 टुकड़ों में बटेगी और फिर बीजेपी सबको टेक ओवर कर लेगी। बीजेपी ने केजरीवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन केजरीवाल के बहाने राहुल गांधी की रैलियों पर सवाल खड़े कर दिए। तमिलनाडु में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा कि कांग्रेस तमिलनाडु में 0 है। स्टालिन राहुल के साथ कैंपेन तक नहीं करना चाहते, लेकिन राहुल मजबूर हैं। वो कांग्रेस को जिंदा करना चाहते हैं, इसलिए तमिलनाडु में आकर स्टालिन का ढोल बजा रहे हैं। I believe Rahul Gandhi ji should worry about Congress, which is non-existent in Tamil Nadu, instead of blaming about other parties. His party is literally 0. Cadre strength is 0. And then he doesn't want to campaign with Mr. M.K. Stalin. He wants to do a separate campaign. And M.K. Stalin ji doesn't want to campaign with Rahul. He wants to do a separate campaign. What Rahul Gandhi ji spoke yesterday in Tamil Nadu is a classic case of the kettle calling the pot black, where he claims Tamil Nadu loves him. Rahul Gandhi's total presence in Tamil Nadu is for half a day. Whereas our Prime Minister of our country, Sri Modi ji,
has visited Tamil Nadu 5 times in the last 1 month alone. That clearly shows who has got more love for Tamil people. And at this point of time, we are not taking the utterances of Rahul Gandhi ji very seriously because we all know DMK is a sinking ship. के अन्नामलाई ने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए, जिसका तमिलनाडु में कोई वजूद नहीं बचा है। उनकी पार्टी जीरो हो चुकी है। कांग्रेस के पास न काडर है न नेता। अन्नामलाई ने कहा कि स्टालिन राहुल गांधी के साथ कैंपेन तक नहीं करना चाहते, इसलिए राहुल गांधी को अलग से प्रचार करना पड़ रहा है। तमिलनाडु से प्यार करने का दावा करने वाले राहुल गांधी ने कुल आधा दिन तमिलनाडु में गुजारा, जबकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 1 महीने में 5 बार तमिलनाडु आ चुके हैं। इसलिए तमिलनाडु के लोग जानते हैं कि उनका भला कौन चाहता है। के अन्नामलाई ने कहा कि राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता। डीएमके और कांग्रेस अब डूबते हुए जहाज हैं। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के अलायंस और एआईएडीएमके के बीजेपी के गठबंधन के अलावा एक तीसरी ताकत है, सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके। तमिलनाडु में विजय की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। उन्होंने चुनाव से पहले टीवीके पार्टी बनाई। वो पहली बार चुनाव के मैदान में है। विजय नेता तो नहीं है, लेकिन कैंपेन में उन्हें जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। विजय की रैलियों में, रोड शो में भारी भीड़ उमड़ रही है। आज भी पोन्नेरी सीट के पंचाट्टी में विजय ने एक बड़ा रोड शो किया। उन्हें देखने के लिए लोग घंटों तक धूप में खड़े रहे, नारेबाजी करते रहे। कई लोग तेज धूप की वजह से बीमार तक पड़ गए। रोड शो के दौरान ही एक नवविवाहित जोड़ा टीवी के चीफ विजय की गाड़ी पर चढ़ गया। विजय ने इस कपल को आशीर्वाद दिया। तमिलनाडु में एनडीए और डीएमके अलायंस के बीच मुकाबला कांटे का है और डिसाइडिंग फैक्टर होंगे सुपरस्टार विजय। विजय की पार्टी टीवीके के प्रति लोगों में जबरदस्त क्रेज दिख रहा है। विजय की पार्टी डीएमके और एआईएडीएमके में जिसकी ज्यादा वोट काटेगी उसे ज्यादा फायदा होगा। आइए बात गुजरात की करते हैं। चुनाव गुजरात में विधानसभा के चुनाव तो 6 महीने के बाद होने हैं, लेकिन वहां अभी भी चुनावी माहौल है, क्योंकि गुजरात में इस वक्त लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं। गुजरात की लोकल बॉडीज में बीजेपी के 700 से ज्यादा उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं, जबकि पिछली बार सिर्फ 200 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीती थी। इसलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी लोकल बॉडी के जरिए गुजरात में अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। गुजरात में 26 अप्रैल को 393 स्थानीय निकायों के लिए चुनाव होना है। इसमें नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत और तहसील पंचायत की कुल 9,966 सीटों पर वोटिंग होगी। 721 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट्स निर्विरोध चुने जा चुके हैं। अब बाकी बची 9,345 सीटों के लिए मतदान होगा। पिछली बार ज्यादातर जगह बीजेपी जीती थी, लेकिन मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार था। गोधरा और अहमदाबाद में जरूर एआईएमआईएम ने कांग्रेस को झटका दिया था। गोधरा में तो ओवैसी की पार्टी ने नगर पालिका पर कब्जा कर लिया था। इस बार ओवैसी ने 293 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और उनका फोकस उन इलाकों में है जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है। ओवैसी ने कल से ही गुजरात में डेरा डाल दिया है। अगले 5 दिन तक ओवैसी यहीं रहेंगे और सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, गोधरा और भुज में प्रचार करेंगे। सूरत की रैली में ओवैसी ने कहा कि दूसरों का समर्थन करने के चक्कर में मुसलमानों ने बहुत तकलीफ झेली है और अब वक्त आ गया है कि मुसलमान अपना लीडर अपने समाज से चुने। नेता बनो, तुम कब तक किसी के सामने हाथ बांध कर खड़े होगे? अरे जब तुम लीडर बनोगे तो तुम अपने मुकद्दर के फैसले करोगे। ये लोग बार बार बोलते हैं, अच्छा तुम सूरत से अगर तुम्हारे 10 जीत गए तो क्या होगा? अरे एक जीत कर पार्लियामेंट में जाता है तो सब खड़े होकर कान लगाकर सुनते हैं कि अब बोलने वाला सच्चाई को बयान करेगा। आप इस सरजमीन पर बसने वालों ने बहुत जुल्म देखे हैं, बहुत तकालीफ आप उठाए हैं। मैं आपकी हिम्मत को सलाम करता हूं। मैं आपकी हिम्मत को सलाम करता हूं कि 69 का फसाद, उसके जुल्म की कहानियां मैंने बुजुर्गों से सुनी थी। अहमदाबाद के 69 का फसाद हम जानते हैं। फिर 2002 में क्या हुआ आप बताइए। एसआईआर के नाम पर नाम काट दिए जा रहे हैं ताकि हम वोट डाल ना सके। बुलडोजर इस्तेमाल किया जाता है पूरे भारत में ताकि हमको बेघर कर दिया जाए। अब डिलिमिटेशन के नाम पर हमारी इलेक्शन में लड़ने के मौके को खत्म करना चाहते हैं ताकि आपकी कोई सियासी आवाज और आपका नुमाइंदा जीत कर ना जाए। मेरे भाई, इन साजिशों को समझो। मैं ये बात खुलकर कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी में बहुत से ऐब है। मैं कोई फरिश्ता होने का दावा तो नहीं कर रहा हूं, मगर एक बात का यकीन दिला के जा रहा हूं,
जब तक परवरदिगार आलम मुझे जिंदा रखेगा, मैं आपके हुकूक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैं हर उस तूफान के आगे सीना तान कर खड़ा हो जाऊंगा। मैं तूफानों से डरने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। आसमान से बारिश गिरेगा तो हम अपने पैंचे उठाकर भागने वाले नहीं हैं। जालिमों की सफों को देखेंगे तो पीठ नहीं दिखाएंगे, सीना तान कर जमहूरियत के दायरे में ठहर कर उनसे मुकाबला करेंगे। याद रखो, अब डरने का वक्त नहीं है, अब ये वक्त उठने का है और अपने वोट को अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल करने का है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहो, अपने वोट का इस्तेमाल करो और याद रखो, ये जो सेकुलरिज्म का दावे करते हैं, सबसे बड़े दुश्मन यही लोग हैं। इसके बाद ओवैसी ने यह समझाया कि खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियां मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन क्यों हैं। ओवैसी ने कहा कि यह पार्टियां मुसलमानों से वोट तो लेती हैं, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देती, मुस्लिम समाज के मुद्दे नहीं उठाती। उनका मुसलमान प्रेम सिर्फ रमजान के दौरान इफ्तार पार्टी में खजूर खाने और खिलाने में दिखता है। मैं 4 पार्लियामेंट की सीट पर लड़ा हूं। कांग्रेस पार्टी 500 सीट पर लड़ती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करीब 65-70 पर लड़ती है। बिहार में राजद लड़ती है। महाराष्ट्र में शिवसेना लड़ती है। तुम हार जाते, गुस्सा किस पर निकालते? असदुद्दीन ओवैसी पर, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। क्योंकि मैं मुसलमान हूं, गुस्सा मुझ पर निकालते। एक इम्तियाज जलील था महाराष्ट्र का एमपी, सब मिलकर इम्तियाज जलील को हराए। जब तुम्हारा सेकुलरिज्म तुमको नजर नहीं आया, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको डराया जाता है, वोट नहीं डालेंगे तो बीजेपी आ जाएगा। ये बचपन में कभी मां अपने बच्चों को सुलाने के लिए कहती थी कि जल्दी सो जाओ वरना फुला आ जाएंगे। अब ओवैसी कह रहा है कि सोना नहीं, कौन आता देखेंगे, देखकर मुकाबला करेंगे। हमको सुलाया गया ये कहानियां सुना सुना कर कि वोट नहीं डाले तो वोट जीत जाएगा। अरे हम तो 70 साल से हमारे दादा परदादा तुमको ही वोट डाल रहे, मगर नुकसान हमारा हुआ। मेरी मस्जिद शहीद हो गई, मेरी बेटियों की अस्मत रेजी की गई, बेघर मैं हो गया, गोलियां मेरे बच्चों के सीने पर दाग दी गई, स्कूल मेरे बच्चों को नहीं मिला, कॉलेज मेरी बेटियों को नहीं मिला, और तुम आज आकर कहते हो कि वोट नहीं डालेंगे तो वो जीत जाएंगे। अरे कब तक डालना हम बताओ? एक नस्ल, 2 नस्ल, 4 नस्ल और डाल चुकी हैं, मगर तुम कुछ करते ही नहीं। हमारा हाल ये बनाकर रख दिए। बुरा मत मानिए, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। जो हमारे भाई बहन वो नाम निहाद सेकुलर पार्टी में है, उनका काम सिर्फ इतना है कि रमजान हो है तो इफ्तार की दावत करो। हम 13 घंटे का रोजा रखते, उसको बुला के मुंह में खजूर पहले डालते और बाद में हम अपने मुंह में डालते। ये कौन सा मामला है? कब तक चलेगा ये? फिरका परस्ती को खत्म करना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, जहर को खत्म करना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। गुजरात में 30 साल से बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन कांग्रेस की हालत बीजेपी को चुनौती देने वाली अब नहीं दिखती। पिछले इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस की जमीन को और कमजोर कर दिया। जिन इलाकों में मुस्लिम वोटर्स की संख्या ठीक ठाक है, वहां बीजेपी के खिलाफ थोड़ी नाराजगी है, वहां केजरीवाल को सपोर्ट मिला, लेकिन अब आम आदमी पार्टी का ग्राफ भी यहां कमजोर पड़ता दिख रहा है। इसलिए इन इलाकों में ओवैसी पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकल बॉडी इलेक्शन में मेहनत करके ओवैसी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हैं। अब बात उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग करने का ऐलान कर दिया है। मदरसों में अब उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस लागू किया जाएगा। मदरसा बोर्ड का सिलेबस अब नहीं चलेगा। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो पढ़ाई सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में होती है, जुलाई से वही सिलेबस मदरसों में भी पढ़ाया जाएगा, और जो मदरसे इस सिलेबस को लागू नहीं करेंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। मदरसा बोर्ड जो यहां पर कई वर्षों से संचालित था, मदरसा बोर्ड को भंग करने का भी निर्णय लिया है। इस बार के 2026 जुलाई से
राज्य के अंदर जितने भी इस प्रकार के मदरसे हमारे यहाँ संचालित होते हैं, उन मदरसों में अब जो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। अन्यथा जिन मदरसों में नहीं पढ़ाया जाएगा, वो मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। मुस्लिम संगठन धामी सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम सेवा संगठन उत्तराखंड के चेयरमैन नईम कुरैशी ने इस फैसले को मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी की साजिश बताया। नईम कुरैशी ने कहा कि उत्तराखंड का एक मुसलमान सरकार के खिलाफ इस फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरेगा। मरकजी हुकूमत हो या उत्तराखंड की हुकूमत हो, ये हिंदुस्तान से और खुसूसन उत्तराखंड से मुसलमानों को और इस्लाम को मिटाना चाहते हैं और इनका यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हिंदुस्तान में और उत्तराखंड में मुसलमान ता कयामत तक आबाद रहेंगे। दूसरी बात यह है, मदरसा एक्ट खत्म करके कहीं ना कहीं कानून और दस्तूर की उत्तराखंड हुकूमत ने हत्या करी है। और मैं ये कहना चाहता हूं, हमको मजहबी हुकूक की गारंटी संविधान ने दी है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, और हम सड़कों पर भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे और अपने मदरसों की 1 इंच भी हम देने के लिए तैयार नहीं है। धामी सरकार के फैसले पर जमीयत उलमा हिंद ने भी विरोध किया। जमीयत के प्रवक्ता शाह नजर अली ने कहा कि मजहबी तालीम मुसलमानों का हक है, इसलिए कोई सरकार मदरसे बंद नहीं कर सकती। यह मामला हाई कोर्ट में है, उन्हें उम्मीद है कि मुसलमानों को कोर्ट से न्याय मिलेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई धार्मिक शिक्षण संस्थान बिना राज्य सरकार से वित्तीय सहायता लिए और अपने कागजातों की मंजूरी के चलाना चाहता है, तो वो बिना किसी सरकारी संस्था से मान्यता लिए बिना भी अपनी धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकता है। मदारिस का कहना है कि हम अपनी धार्मिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। रहा सवाल ये कि वो उत्तराखंड में 2027 में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के सरकार कई तरह के कदम उठा रही है और कई तरह के निर्णय ले रही है। तो ये सरकारों का अपना काम है, पार्टियों का अपना काम है। उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी करीब 14% है, हजारों मदरसे चल रहे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 452 रजिस्टर्ड हैं। रजिस्टर्ड मदरसों को सरकारी मदद मिलती है, इसलिए इन मदरसों को तो सरकार के फैसले का पालन करना ही पड़ेगा। लेकिन जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं हैं, जो सरकारी मदद के बगैर चल रहे हैं, वो इस फैसले का विरोध करेंगे। हालांकि सरकार का कहना है कि मदरसों में दीनी तालीम पर हम पाबंदी नहीं लगा रहे, लेकिन साइंस, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने का हक ये मुस्लिम बच्चों को भी मिलना चाहिए। इसीलिए बोर्ड का सिलेबस मदरसों में पढ़ाना जरूरी किया गया है। इसका विरोध करने की कोई वजह नहीं है। शराब घोटाले के केस में आज अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ही अब इस केस की सुनवाई करेंगी। दरअसल केजरीवाल ने अपनी पिटीशन में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को इस केस की सुनवाई से हटाने की मांग की थी, लेकिन जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल की पिटीशन खारिज कर दी और खुद को सुनवाई से अलग करने से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने पिटीशन पर सुनवाई के दौरान खुद ही अपनी दलीलें पेश की थी। कोर्ट में कहा था कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा आरएसएस से जुड़े लोगों के कार्यक्रमों में जाती हैं, इसलिए उन्हें उनकी निष्पक्षता पर संदेह है। लेकिन आज अपने फैसले में जस्टिस स्वर्ण कांता ने कहा कि न्याय किसी के सामने झुकता नहीं, किसी से डरता नहीं। वो इस अर्जी को खारिज कर रही हैं। इस केस की सुनवाई वही करेंगी और बिना किसी भय या पक्षपात के करेंगी। जस्टिस स्वर्ण कांता ने कहा कि यह केस केजरीवाल के लिए विन विन सिचुएशन वाला है। अगर वो सुनवाई से हटती हैं तो केजरीवाल कहेंगे कि उनके आरोप सही थे, अगर सुनवाई वही करती हैं तो केजरीवाल उनके फैसले पर सवाल उठाएंगे, लेकिन वो न्याय के सिद्धांत को सर्वोपरि रखते हुए इन सब बातों की चिंता नहीं करेंगी। जस्टिस स्वर्ण कांता ने कहा कि 34 साल की सर्विस के दौरान अभी तक किसी ने उन पर पक्षपात का आरोप नहीं लगाया। इस मामले में भी वो पीछे नहीं हटने वाली हैं। इससे पहले सीबीआई ने भी कहा था कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को सुनवाई से नहीं हटना चाहिए, वरना एक गलत परिपाटी की शुरुआत होगी और हर पिटिशनर कोई ना कोई आरोप लगाकर जज को बदलने की मांग करेगा। अरविंद केजरीवाल पहले केंद्र सरकार पर आरोप लगाते थे, एजेंसीज पर आरोप लगाते थे, सबको बीजेपी का एजेंट बताते थे, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे हाईकोर्ट के जज पर उंगली उठाई, जज की इंटेग्रिटी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने उनकी इस कोशिश को नाकाम किया। अगर ये अपील मंजूर हो जाती तो फिर हर आरोपी यही मांग करता। आगे बढ़ते हैं। नासिक में धर्मांतरण मामले की आरोपी निदा खान को आज कोर्ट से राहत नहीं मिली। नासिक की लोअर कोर्ट ने आज निदा खान की याचिका पर सुनवाई की। वकील ने मेडिकल ग्राउंड्स पर अपनी दलीलें पेश की, कहा कि निदा खान प्रेग्नेंट हैं, उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए, वो जांच में सहयोग करेंगी। मामले की जांच कर रही एसआईटी की वकील किरण बेटभर ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि निदा खान पर एलिगेशंस बहुत गंभीर हैं,
धर्मांतरण के अलावा अट्रॉसिटीज के भी आरोप हैं, इसलिए उनका पक्ष सुना जाए, आरोपी से पूछताछ जरूरी है, अग्रिम जमानत ना दी जाए। फिलहाल कोर्ट ने निदा खान को कोई राहत नहीं दी है। इस मामले पर कोर्ट 27 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इस केस में आरोपी जो निदा खान है, उसने उसके एडवोकेट के थ्रू बेल एप्लीकेशन ऑनरेबल कोर्ट में फाइल किया था, इंटरिम बेल एप्लीकेशन। तो उसके ऊपर आज उनके आरोपी ने बहुत देर तक आर्ग्यू किया, तो उनकी सुनवाई जो है ऑन बिहाफ ऑफ अक्यूज वो कंप्लीट हो गई। और मैंने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि ये जो मैटर है ये फिजिकल एंड मेंटल हरासमेंट ऑफ वुमन का है और बहुत सीरियस है, और इसमें एट्रॉसिटी भी अप्लाई किया है, और इसी टाइप के टीसीएस कंपनी के और 9 ऑफेंसेस भी ऑलरेडी रजिस्टर हुए हैं, और सब जो ऑफेंसेस है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो ये सीरियस मामला होने के कारण जब तक आप विक्टिम का से कॉल नहीं करते और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का से कॉल नहीं करते, और हमारा सरकार पक्ष का जो बाजू है वो सुनते नहीं, तब तक आप कोई भी ऑर्डर पेश ना करें, ऐसा हम लोगों ने हम्बल रिक्वेस्ट कोर्ट को किया। तो कोर्ट ने हमारा जो रिक्वेस्ट है वो कंसिडर करके आगे की सुनवाई है वो 27 तारीख तक रख दी है। टीसीएस के हाई प्रोफाइल यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण मामले में पुलिस 9 केस रजिस्टर कर चुकी है। 7 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। एसआईटी ने निदा खान और तौसीफ अत्तार को मुख्य आरोपी माना है। निदा टीसीएस में प्रोसेस एसोसिएट की पोस्ट पर थी। पुलिस का कहना है कि धर्मांतरण रैकेट में निदा ने तौसीफ समेत दूसरे आरोपियों की मदद की, पीड़िताओं की शिकायत को दबाने की कोशिश की। मामला सामने आने के बाद टीसीएस ने निदा को सस्पेंड कर दिया। इंटरनल इंक्वायरी भी चल रही है। इंडिया टीवी को कई विक्टिम्स की शिकायतें मिली हैं। इस केस में इकलौते पुरुष शिकायतकर्ता ने जो बताया है वो बहुत डराने वाला है। पीड़ित ने अपनी शिकायत में कहा है कि ये गैंग तौसीफ अत्तार और दानिश ने छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर अभद्र टिप्पणी की, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। पीड़ित ने बयान में कहा है कि मेल और फीमेल दोनों कर्मचारियों पर प्रेशर क्रिएट किया जाता था। 2023 में ईद के दौरान तौसीफ उसे घर ले गया, जबरदस्ती सर पर टोपी पहनाकर फोटो खींच ली, उसे एक ग्रुप में ऐड करके वो फोटो डाल दी। पीड़ित ने यह भी कहा कि तौसीफ, दानिश शेख, शाहरुख शेख, रजा मेमन उसे कलमा पढ़ने के लिए मजबूर करते थे, उसे होटल में ले जाकर जबरदस्ती नॉनवेज खिलाते थे। पीड़ित ने कहा कि हिंदू धर्म के खिलाफ बोलकर उन्होंने उसका धर्मांतरण करने का प्रयास किया। जब उसने इस गैंग से दूरी बनाई तो उसकी झूठी शिकायतें की गई। हेड ऑफिस में गलत रिपोर्ट्स भेजकर उस पर दबाव बनाया गया। इस मामले में एक पीड़ित महिला का बयान इंडिया टीवी के पास है। पीड़िता ने अपने बयान में कहा है कि उसे जून 2025 में 3 महीने की उसकी ट्रेनिंग थी। रजा मेमन का ट्रेनिंग से कोई कनेक्शन नहीं था, इसके बावजूद वो बार बार ट्रेनिंग रूम में आता था, उसकी निजी जिंदगी को लेकर सवाल पूछता था। पीड़िता ने बयान में कहा है कि रजा मेमन और शाहरुख कुरैशी ने उसकी शादी पर सवाल उठाए, निजी जीवन को लेकर बेवजह कमेंट्स किए। पीड़िता ने कहा कि आरोपी आसिफ अंसारी ने हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की। आसिफ ने कहा कि हिंदू लड़कियों के साथ इसलिए रेप होता है क्योंकि वो बुर्का नहीं पहनती। पीड़िता ने आरोप लगाया कि रजा मेमन ने गुड़ी पड़वा पर उसकी साड़ी खींची, उसे कई बार गलत तरीके से छूने की कोशिश की गई। धर्मांतरण का ये मामला टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी से जुड़ा है। कंपनी भी इस मामले की जांच कर रही है और सरकार ने एक एसआईटी बना दी है। सरकार ये पता लगा रही है कि ये सिर्फ एक कंपनी के एक सेंटर का मामला है या फिर इस तरह का कोई गैंग काम कर रहा है जिसके तार दूसरी कंपनियों तक फैले हुए हैं। और हैरानी की बात यह है कि आज तक इसका एक मामला नागपुर से भी सामने आया। नागपुर में भी कुछ लोगों ने जबरन धर्मांतरण की कोशिश के आरोप लगाए, इसलिए इस मामले की तह तक जाना जरूरी है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध फिर से शुरू हो सकता है क्योंकि 22 अप्रैल को सीज फायर खत्म हो रहा है और अभी यह साफ नहीं है कि अमेरिका और ईरान इसे एक्सटेंड करेंगे या नहीं। मंगलवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली बातचीत पर अभी भी सस्पेंस है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका से अगले दौर की बातचीत को लेकर अभी उसने कोई फैसला नहीं किया है। उधर अमेरिका इस्लामाबाद में प्रस्तावित दौर की बातचीत को लेकर आगे बढ़ चुका है। अमेरिका के 2 प्लेन्स रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर उतर चुके हैं। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से डील मुमकिन है और इस्लामाबाद में बातचीत पॉजिटिव रही तो वो खुद भी पाकिस्तान जा सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो वो ईरान के पावर स्टेशंस को, ब्रिजेस को तबाह कर देंगे। इससे पहले अरब सागर में अमेरिकी सेना ने ईरान के मर्चेंट वेसल टोस्का पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया था। यह शिप चीन से ईरान लौट रहा था और इसको बंदर अब्बास पोर्ट पर पहुंचना था। अमेरिका ने कहा कि ईरान का यह शिप
उसकी नाकेबंदी को इग्नोर करके आगे बढ़ रहा था, जैसे अमेरिकन मरीन्स ने पाकिस्तान ईरान की समुद्री सीमा के पास अपने कब्जे में लिया। इसके बाद ईरान ने भी ड्रोन से अमेरिका की वॉरशिप्स को टारगेट करने की कोशिश की और अमेरिकी जंगी जहाज ईरान की सीमा से पीछे हट गए। ईरान के इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि अमेरिका ने सीज फायर तोड़ा है और खुली समुद्री डकैती डाली है। अपने जहाज पर अमेरिकी सेना के कब्जे के बाद ईरान ने कहा कि वो फिलहाल अमेरिका से बात नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सीज फायर होने के बाद से अमेरिका बार बार शर्तों के खिलाफ जा रहा है, उसके इरादे ठीक नहीं हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि फिलहाल अमेरिका से बातचीत के लिए ईरान का कोई डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं जाने वाला है। ईरान और अमेरिका का जो रुख दिख रहा है, उससे तो लगता है कि ना ईरान अमेरिका की शर्तें मानेगा और ना ट्रंप अपनी जिद छोड़ेंगे। अब ये मामला और लंबा खिंच सकता है। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। तमिलनाडु में कल चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। बंगाल में भी 152 सीटों पर कैंपेन का शोर थम जाएगा। यूपी में महिला आरक्षण के मुद्दे पर कल योगी आदित्यनाथ पैदल मार्च निकालेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कल 3 दिन के दौरे पर जर्मनी जाना होगा और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल सिविल सर्विस डे पर ब्यूरोक्रेट्स को संबोधित करेंगे।